हम ये वीडियो देखते हैं वसीम साहब की, जिसमें कि उन्होंने एक इंकशाफ किया है, जो कि वैसे तो हम सबको मालूम ही था, लेकिन जब इस तरह की एक चीज कोई रिपोर्टर, एक जो मुसद्दिका रिपोर्टर कुछ कह दे। सिविल सोसाइटी के एक मेंबर हैं जो कि आई विटनेस हैं इस सारी चीज़ की, और उन्होंने मुझे बताया कि जी रात को कॉल आई है और कहा गया है कि जी आरटीएस को बंद कर दें। तो फ़ोन करवाए गए मुख्तलिफ जगहों पे कि जी आरओस को कहा गया कि जी इसको ना आप कंसिडर करें, आरटीएस से अगर कोई रिजल्ट भेज भी रहा तो उसको इग्नोर करें। जिस पर नादरा के जो चेयरमैन थे उस वक्त, वो खुद, और जब सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब, तो क्योंकि नादरा ने वो सारा सॉफ्टवेयर बनाया था तो सारा इल्ज़ाम नादरा पे जा रहा था कि सिस्टम फेल हो गया है, नादरा ने क्या सॉफ्टवेयर बनाया। तो नादरा चेयरमैन खुद इलेक्शन कमीशन पहुंचे और वहां पे उनकी सेक्रेटरी के साथ बाकायदा तू में हुई। और और ये मुझे एक आई विटनेस बता रहा था कि वहां पे बाकायदा उनकी तू में हुई, और नादरा चेयरमैन वहां से ये धमकी दे के निकले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि आरटीएस इज ओके, आरटीएस में कोई खराबी नहीं, और नादरा में भी उसका एक लिंकर हमारे पास आ रहा है। ये उन्होंने वहां पर सेक्रेटरी साहब को कहा और ये कह के वहां से वो चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वो धमकी दे के वहां से निकले थे। और उसके बाद जो मेरी सोर्स थी, उन्होंने मुझे वो लॉग्स तक प्रोवाइड कर दिए कि किस टाइम पे इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आ रहे थे और किस वक्त तक, यानी जब सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद तक भी जो रिजल्ट आते रहे, पूरा डाटा मेरे पास फाइल की सूरत में मौजूद था। लेकिन मुझे इदारे ने भी ये कहा और मुझे सोर्स को भी प्रोटेक्ट करना था, तो मैं उस लॉग को अपनी स्टोरी में मेंशन नहीं कर सकता। जी, आपने ये जो है कन्फेशन सुन ली, कन्फेशन, और बड़ी अहम तहलका आमेज बात है ये। अगरचे कि हम सबको मालूम है और इसके ऊपर इतना कुछ कहा गया है, लिखा गया है, और जो है 2018 की, देखिए ये मामला तो पुराना है, लेकिन ये उठाना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी किसी भी मुल्क की सियासी और माशी जो तरक्की है, इस्तेहकाम है, वो एक फेयर फ्री इलेक्शन से और एक मुरवजा कानून पर मबनी गवर्नेंस के निज़ाम से जुड़ा होता है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो मैं गौरी साहब और सोलंकी साहब आपसे एक क्विक कमेंट लूँगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, गौरी साहब, आपके भी इल्म में ये बातें तो होंगी, आप क्या कहेंगे? आपका क्या तबसरा होगा इस ये आपको हमने जो क्लिप दिखाया है? Razab, thank you very much for sharing this for your viewers. देखें, ये सिग्निफिकेंट बात तो इस तरह ज्यादा बन जाती है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है, जो आप समझिए फिलहाल तो ऑटोनमस ही है, लेकिन पाकिस्तान, उसको यही कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के जेर इंतजाम है कश्मीर, उसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 जुलाई को। और वहाँ जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी चाहे वो मरियम नवाज हों या उससे पहले बिलावल हों, वो जो जलसे कर रहे हैं, जलसों के साइज के ऊपर जो कमेंट्री हो रही है, और हर तरफ से कमेंट्री, यानी जो देखने वाले हैं और जो परेशान होने वाले हैं, वो दोनों ये एडमिट कर रहे हैं कि जलसे जो है उनका साइज अच्छा खासा बड़ा है, जोश जज्बा जो है वो काफी देखने वाला है। लेकिन जो चीज उनको बग कर रही है वो ये है कि सारा कुछ करने के बाद जब ये कहा जाता है कि अगर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुए, अगर ये इलेक्शन के अंदर जो है वो उस तरह का धांधला ना हुआ जो पिछली दफा हुआ है, और अगर वो लोग जो ये करते हैं वो इससे पीछे रहे, तो फिर जो है रिजल्ट्स वो नहीं होंगे जो ऑलरेडी कहे जा रहे हैं। और उसके अंदर जो एक गिवन बात है कि जी जो या जो पार्टी इस्लामाबाद में हुकूमत करती है वही मुजफ्फराबाद में बनाएगी। तो हमारी बात जब इन लोगों से होती है जो अरबाब इख्तियार में है कि देखें, अगर फर्ज की ये बात मान ली जाए कि ये इशू जो है इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद का, वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है कि यहाँ से पैसे जो हैं वो फ्लो करते हैं अपवर्ड्स टू मुजफ्फराबाद, और उस पैसे पे वो जो है वो इलाका चलता है। तो फिर अगर ये मान लिया जाए, तो अगर 2023 में जस्ट फॉर आर्गुमेंट सेक पीटीआई अपने आप को इस तरह गवर्नमेंट में नहीं रख सकती, तो फिर ये दोनों जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, यानी कश्मीर का एरिया और गिलगित बल्तिस्तान का, इसका तो सेंट्रल हुकूमत के साथ जो ताल्लुक है ये बड़ा जो है अजीबो गरीब सा हो जाएगा। पैसे रोके जाएंगे वहां पे, जो है लोगों के अंदर अगर फर्ज की उस तरह तरक्की ना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हुई, तो फिर लोगों के अंदर जो है वो पाकिस्तान के साथ जो जज्बात हैं उसमें चेंजेस आएंगी।
वहीं से सी पैक जो है उसने चलना है दूसरी ऊपर तरफ से जो डेवलपमेंट के काम है। तो ये जो इस वक्त ये का आना, ये पिछला इलेक्शन जो है रोका गया। देखें, हमें अभी इंतजार करना है कि ये इंफॉर्मेशन जो है इसके बाद कहाँ आगे जाती है। हमने आमतौर पे देखा है कि जो प्रेशर है इस वक्त मीडिया के ऊपर, उसकी रिपोर्ट सिर्फ हम नहीं दे रहे, उसकी रिपोर्ट्स में वो बाहर भी जा रही हैं और वो इम्पैक्ट कर रही हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। दुनिया के बड़े अखबारात और मीडिया हाउसेस लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया जो है उसके ऊपर बड़ी सख्त कदगनें लगी हुई हैं। तो उसमें अगर ये तो इन्फॉर्मेशन आगे जाती है और फिर इसके जो मेन किरदार हैं उनके साथ, जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मतलब एक अच्छी चीज तो उसमें है ना कि वो मीडिया जो है फौरन हाउंड करना शुरू करता है। वो किरदार अभी जिंदा हैं, किरदार जो है उनको कहा जाए कि जनाब की थोड़ी सी डिटेल्स दें। और जिस तरह उन्होंने कहा कि लॉग्स जो है वो मैसेज शेयर की गई थी, तो जो इन्फॉर्मेशन वेट फॉर दैट। और फिर जिन लोगों पे इल्जाम है डेफिनेटली उनको भी कुछ ना कुछ जो है इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि जो इलाकाई इलेक्शन हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन 3 साल पूरी की हुई हुकूमत जो है साफ और शफाफ, सादिक और अमीन, इसके ऊपर बड़े सवालात उठेंगे। उसने कहा जनाब अली, ये ना तो आप सिर्क से आए हैं और ना अमानत के साथ आए हैं, ये जरा जवाब दे देना। इसका मतलब सच बोलना जो है वो भी जरूरी है मुसलमान के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसका इस वक्त आना, और स्पेशली इस वक्त देखें जैसे नादरा के चेयरमैन जो है दोबारा चेंज हुए हैं तारिक मलिक के बाद। अगर फर्ज किया वो यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर रहे थे, उनका एक खानदान जो है, उनके वालिद एक नोन हिस्टोरियन है, उनके भाई जो है वो इंपॉर्टेंट जगहों पे पढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी जो एक से है वो एक साफ और शफाफ फैमिली की। आई थिंक उन पर प्रेशर जरूर पड़ेगा कि जनाब ये इल्जामात लगे आपके पास। अगर फर्ज किया इसका जो है वो एक प्लेबैक आपके यहाँ चल रहा था, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है या नहीं हो सकती। ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, कोई ये हमारे न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट्स हैं, दे नीड टू बी शेयर विद द पीपल। जी, बिल्कुल। सोलंकी साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, बात ये है कि आमिर वसीम जो है वो बहुत ही एक मोतबर सहाफ़ी है, रिपोर्टर है इस्लामाबाद का। और एक वक्त में वो डॉन के एक तरह से एक्टिंग रेजिडेंट एडिटर भी थे फहद हुसैन के आने से पहले। मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो हमारे यहाँ जो यूट्यूबर की जो फ़ौज है, और जो सिर्फ तबसरे करने वाले और जो खबरों की बजाय जो अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, वो उस क्राप में नहीं है। तो मैं तो उनके हर एक लफ्ज को बहुत संजीदगी से लेता हूँ। लेकिन जो और जिस तरीके से मैं खुद उस रात इलेक्शन कवरेज में था, जिस तरीके से आरटीएस सिस्टम बैठा कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो है वो बिल्कुल रिपोर्ट्स आना बंद हो गई, और फिर सुबह 5 बजे तक कुछ पता नहीं था। तो ये तो हम सब लोगों का एक तरह से तजुर्बा और मुशाहिदा है कि क्या हुआ। लेकिन ये जो मालूमात दे रहे हैं आमिर वसीम, ये खासी एक्सप्लोसिव किस्म की इंफॉर्मेशन है। जो ज्यादा परेशान कुन बात है वो ये नहीं है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि तमाम अपोजिशन ने, खास तौर पर जिस जमात ने कहा कि हमारी हुकूमत बनने जा रही थी, मुस्लिम लीग नून, इन सब लोगों ने कहा कि हम एक वाइट पेपर देंगे। उसको 3 साल हो गए। आमिर वसीम बेचारा जो है वो अपने हिस्से का सच बोल लेता है, लेकिन जिनके बराह रास्त स्टेक्स हैं वो किधर है? नून लीग ने क्यों व्हाइट पेपर नहीं दिया? पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं दिया? वो सिर्फ धांधली करते हैं। हमें उन पे एतबार करना चाहिए कि जरूर वो सच कह रहे होंगे, लेकिन जो आपके हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो किधर है? आपने तो सोलंकी साहब, आपने जो मेरा नुक्ता था वो आपने मुझसे पहले ही चुरा लिया। मैं भी यही कहने वाला था कि ये कहानियां तो आपको भी पता है, गौरी साहब को पता है, बच्चे जाने ना जाने तो भूल ही ना जाने, पूरा पाकिस्तान जाने हैं।